हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस, जिसमें आज बात करेंगे जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न का। हालांकि इसके साथ हर एक प्रश्न के साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस भी करते चलते हैं। और आज है हमारा सेट 2। इससे पहले दोस्तों हम लोग इस पुस्तक के रुक्मणी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2022 की जो पुस्तक आई है, बिल्कुल नए पैटर्न पे, यानी एसएससी के द्वारा जो अक्टूबर 2022 में जारी नवीनतम पाठ्यक्रम दिया गया था, उस पर पूर्णतः यह तैयार किया हुआ पुस्तक है दोस्तों। इसका हम लोग हिंदी का 2 सेट कर चुके हैं और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का 1 सेट कर चुके हैं, और आज ये दूसरा है। अगर आपने इन 2-3 वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको देखना है। साथ में दोस्तों आप लोग के एसपीडी का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 800 प्रश्न की सीरीज चल रही है, उसको भी एग्जाम से पहले मैं समाप्त कर दूंगा, तो उसको भी साथ में देखते चलेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे सेट प्रैक्टिस में 4 से 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, और पिछले बार एग्जाम में भी 6-7 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आपको अगर मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको 20-20 प्रश्न का सेट देता हूँ रीजनिंग का और मैथ का, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको सॉल्व करते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आपको भी फ़ायदा उठाना है तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना है दोस्तों, क्योंकि हर एक वीडियो का लिंक वहाँ मैं शेयर करता हूँ। जो भी नया रहता है अपलोड करता हूँ पीडीएफ, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एक शानदार सेट का शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपके लिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप ये मानो कि जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तब जाकर आपको याद होंगे और आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में केवल अब 45 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों, और ये 45 दिन ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो 45 दिन को 90 दिन में बदल सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना? दोगुना मेहनत करके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पांडिचेरी यानी पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? दोस्तों हर एक प्रश्न के लिए आपको मैं देने वाला हूं 5 सेकंड, जिसमें आप उत्तर कर सकते हैं या तो कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी मेरा वीडियो देखें तो हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे दोस्तों। जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको पहले नोट करें, ठीक। वीडियो को रोक कर आप पहले उसको नोट करेंगे। और जब एग्ज़ाम आपका तो करीब आ ही गया है, केवल अब 45 दिन का तो समय बचा है, कॉपी को ज़्यादा पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो आपको नहीं याद है वो आपकी कॉपी में चला जाएगा, तो कॉपी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी यानी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। अच्छा, ये 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1992 में। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? यानी कि ये 4 जो घटना आपको दिख रहे हैं, ये चारों घटना अकबर के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। लेकिन सवाल पूछा गया कि सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर वही छात्र दे पाएगा जिसको इन सारे घटनाओं का वर्ष मालूम रहेगा। चलिए मैं इन सारे घटनाओं का वर्ष को बताता हूँ। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था दोस्तों, याद रखना है 1573 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1573 ईस्वी में। क्यों बनाया गया था? सवाल रेलवे में पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया, क्यों बनवाया था? तो दोस्तों उस समय गुजरात पर विजय प्राप्त किया था, इसने जीता था गुजरात को, तो उसके खुशी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। इसके बाद बात आता है हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद राजस्व प्रशासन में दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 1580 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दीन इलाही जो कि इस प्रश्न का उत्तर था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे 1582 को हुआ था। दीन इलाही की घोषणा अकबर के द्वारा किया गया था। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल के। तो ऐसे ही हर एक प्रश्न के साथ डिस्कस करते चलेंगे जहां डिस्कस की ज़रूरत है।
जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक रहता है तो उस समय को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अपसौर बोलते हैं। अच्छा, ये अपसौर की घटना कब देखा जा सकता है? तो बोलेंगे 4 जुलाई को अपसौर की घटना को देखा जा सकता है, यानी 4 जुलाई के दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, एक अपसौर का भाई उपसौर क्या होता है दोस्तों? उपसौर, इसके बारे में भी साथ में समझ लेते हैं। दोस्तों, उपसौर उसे कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी सबसे ज्यादा निकट होते हैं तो उस समय को उपसौर बोला जाता है। और इस घटना को आप देख सकते हैं 3 जनवरी को। कब देख सकते हैं? 3 जनवरी को। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल का। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? बायो से आपका सवाल है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए फटाफट और उत्तर भी देंगे फटाफट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पित्त का मुख्य कार्य होगा तो दोस्तों पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना पित्त का कार्य होता है। पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है, ये भी आपको पता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, लखनऊ, बिहार या फिर कानपुर में? तो लगभग 90% स्टूडेंट को इस प्रश्न का उत्तर याद रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ढाका। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कब हुई थी? तो ये याद रखेंगे 30 दिसंबर की बात थी और साल था आपका 1906। इस दिन ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अच्छा, ढाका किस देश का राजधानी है? जरा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट, सोडियम की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साइंस सेक्शन से। तो दोस्तों सोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था सोडियम का खोज। सोडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व है दोस्तों। आपको पता है कि सोडियम जो है अत्यंत क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब भी यह हवा के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है और यह जल से हल्का होता है। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सोडियम जो है जल से भी हल्का होता है। और ये जब जलता है दोस्तों, सोडियम जब जलता है तो पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। ये प्रश्न भी पूछा गया आपके रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसको कौन भूलेगा दोस्तों? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था? तो 712 ईस्वी को किया था। कहाँ किया था? तो सिंध में किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो के बीच में आपसे लाइक कमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। शेयर आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। कम से कम 2 दोस्त के पास आप तो वीडियो शेयर कर दो, या फिर कोई स्टडी ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिए। फेसबुक आप लोग चलाते हैं, स्टडी ग्रुप वहाँ भी आपका चलता है, वहाँ शेयर करें। आपके साथ साथ कुछ और बच्चे को भला हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों? तो आप लोग शेयर करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। देखिए, विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है भारत में, वो कौन सा राज्य है? तो वह है केरल राज्य। अच्छा, कोई केरल से भी छात्र जुड़े हुए हैं? कमेंट करके आप बताना अगर केरल से हो तो, वहां से आपसे थोरियम मंगवाना है हमको। तो भारत का वह राज्य यानी केरल जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। चलिए थोरियम के बारे में देखते हैं। देखिए, विश्व में सबसे अधिक अगर उपयोग करने की बात किया जाए कि कहाँ पाया जाता है थोरियम, तो उपयोग करने लायक भारत में ही पाया जाता है विश्व में सबसे अधिक। थोरियम के 3 अयस्क हैं, याद रखेंगे दोस्तों, अल्नाइट, थोरेनाइट और मोनोजाइट। ये तीनों क्या है? थोरियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो प्रशांत महासागर में तो फ्यूजियामा ही आएगा ना, पढ़े हैं कभी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूजियामा।
दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है महाद्वीप से कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां कोई ज्वालामुखी ही नहीं है? तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। एक और प्रश्न आप याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल का। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का अगर आपको मान्यता लेना है तो कुछ तो उसके लिए नियम बना होगा। नियम यह है कि कम से कम 3 अलग अलग राज्य में से लोकसभा की सीटों का 2% जीतना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2%। अच्छा, ये राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता देता कौन है? तो आप बोलेंगे निर्वाचन आयोग, इसी के लिए तो बनाया गया है सर। निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक पार्टी को मान्यता देता है। तो मान्यता रद्द कौन कर सकता है? तो बोलेंगे सर जो बनाएगा वही तो बिगाड़ेगा, यानी जो मान्यता देगा वही तो मान्यता रद्द करेगा। तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग जो है मान्यता देता भी है और मान्यता को रद्द भी कर देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अनुच्छेद 51 के ए में। भारतीय संविधान में 51 के ए जो अनुच्छेद है इसमें भारतीयों का मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। क्या यह मौलिक कर्तव्य जब संविधान बना था शुरू में, जिसको मूल संविधान बोला जाता है, उसमें मौलिक कर्तव्य था? आप बोलेंगे सर उस टाइम तो नहीं था। तो कब आया था? तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के क में। किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। इससे पहले एक और फैक्ट बता ही देते हैं, ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान को बनाने में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जब से मैं सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लगभग 15-16 सेट प्रैक्टिस हो गया है, उसमें हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के 1-2 बार जरूर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज थोड़ा सा बताते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण इसमें मिले रहते हैं, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य बोला जाता है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल का। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया, आइरिस, शलाका और शंकु। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। यानी आंख का रंग आइरिस में मौजूद जो वर्णक होता है इस पर निर्भर करता है कि आंख का रंग कैसा होता है। दोस्तों आइरिस का रंग काला हो सकता है, नीला हो सकता है या फिर भूरा हो जाता है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ एक और प्रश्न क्या जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि आंख के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान का नाम आप लोग सुने होंगे। तो दोस्तों केवल 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 कॉर्निया का ही दान हो पाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे नेत्रदान में किसका दान? कॉर्निया का होता है। आइरिस इसका दूसरा नाम पारितारिका भी होता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को यह क्या करता है? कंट्रोल करता है। और रेटिना, रेटिना पर वस्तु उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये भी आपको तो पता ही होगा। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल का। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ऐसा कौन सा बाजार है जहां कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, पूर्ण स्पर्धा बाजार जो है दोस्तों यहाँ कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, पूर्ण स्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस कारण से कीमतों को नियंत्रित करना असमर्थ वाला काम हो जाता है। एक एकाधिकार बाजार होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, इसमें क्या होता है ना कि विक्रेता एक होता है, बेचने वाला एक होता है, और क्रेता जो है खरीदने वाले अनेक होते हैं। और एकाधिकार बाजार में कीमत पर पूर्ण नियंत्रित होता है, क्योंकि बेचने वाला क्या है, केवल एक होता है, इसलिए वो नियंत्रित कर सकता है कि हमको 10 रुपया में बेचना है इस सामान को, तो 10 रुपया में बेचना है। लेकिन जब बेचने वाले लोग अधिक रहते हैं तो सब कोई अलग अलग बेचने लगता है, ठीक है, अलग अलग रेट करके। एक अल्पाधिकार दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो ये बोलेगा कि मेरे बारे में बताया ही नहीं। तो दोस्तों, क्रेता इसमें अधिक संख्या में होते हैं, खरीदने वाले इसमें अधिक संख्या में होते हैं, और विक्रेता कम संख्या में होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जिसका कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा वीडियो समाप्त होने के बाद, कि किस मंडल में वायुयान यानी हेलीकॉप्टर एरोप्लेन उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। यानी किस मंडल में वायुयान हेलीकॉप्टर एरोप्लेन उड़ती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, चाल। यानी अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। देखिए, वृत्तीय गति का जो पथ होता है, इस पर दिशा अनेकों बार बदलते रहता है। देख रहे हैं ना, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में, मतलब हर समय दिशा चेंज होते रहता है। और किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को ही चाल बोलते हैं। चाल एक सदिश राशि है, माफ करेंगे, चाल कौन सा राशि है? अदिश राशि है, ठीक। सदिश अदिश पढ़े हैं ना जी। चाल का एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल का। अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों, फेमस प्रश्न है करेंट अफेयर्स का, नई दिल्ली में स्थित है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनंगताल झील कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में यानी T20, वनडे और टेस्ट 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, क्योंकि ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो T20, वनडे और टेस्ट तीनों में 100 मुकाबला खेल चुके हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा विराट कोहली, यानी किंग कोहली जिनको बोला जाता है। विराट कोहली T20, वनडे, टेस्ट तीनों प्रारूप में 100 मैच खेल चुके हैं। विराट कोहली इसका राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। आप लोग यहाँ से एक प्रश्न और याद रखेंगे रोहित शर्मा से। एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक रन बनाने की एक मैच में रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा का नाम है। कितना रन बनाए थे? 264। किस देश के खिलाफ? तो श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहाली में। 39 का राइट आंसर मोहाली हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है मोहाली में, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित यह है, मोहाली में, याद रखेंगे। मोहाली कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब में है ना मोहाली। कहाँ है? पंजाब में मोहाली स्थित है। नेक्स्ट,
आज का हमारा अंतिम सवाल, क्या दे दे आपको टेस्ट के लिए? चलिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये किस देश में है? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए। तो आप लोग को यह सेट प्रैक्टिस कैसा लगा और डिस्कशन आपको कैसा लगता है सेट में हर एक प्रश्न के साथ, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप लोग लाइक कमेंट तो जरूर करते चले। स्कोर आप लोग नहीं बताते हैं वीडियो के अंत में, स्कोर बताइए। मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखता हूँ, किसने क्या बोला, मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ और रिप्लाई भी आपको देते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।